हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं पूनम शर्मा आज फिर आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, रेगुलर हो या एनसीवेव हो या एसओएल के बच्चे सबके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यूटी में आप लोगों के लिए वीडियो डालती रहूं और जितने भी आप लोग के जो सिलेबस के टॉपिक्स रह गए हैं उनको फटाफट से कवर करा दूं। और बाकी जो मैं टॉपिक आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, प्लीज़ उसको मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आज का आपका टॉपिक है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। आपके सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें पूछा जाता है आप लोगों से कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरीके से उनकी वीकनेस को एक्सप्लेन कीजिए और उनकी स्ट्रेंथ यानी उनकी शक्तियों को एक्सप्लेन कीजिए के ऊपर आता है। इससे पहले जब 12th या 11th में यूएनओ के ऊपर क्वेश्चन आता था या संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोला जाता है, तो इनके जो अंग है 6 अंग इसके या जो 6 ऑर्गन्स हैं इसके, उनके ऊपर क्वेश्चन आता था। महासभा जिसको जनरल असेंबली बोला जाता है, सुरक्षा परिषद, ये मैं आगे इसमें एक्सप्लेन करूंगी। पर अभी ग्रेजुएशन लेवल पे जहाँ पे आप लोग स्टैंड करते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन भी हाई लेवल का बन जाता है। तो इसमें आप लोगों से सीधे सीधे आप लोगों से पूछा जाता है कि यूएनओ की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इतना स्ट्रेंथ होने के बाद या इतना ज़्यादा वीकनेस इसके अंदर यानी इतनी कमज़ोर संस्था होने के बाद भी ये क्यों रिलेवेंस है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आप लोगों को आना चाहिए विद इंट्रोडक्शन, विद पैटर्न के साथ। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों का इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है और ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब है कि और भी टफ हो जाना आप लोग के लिए एग्ज़ाम का। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अपने एग्ज़ाम को खुद अपनी भाषा में अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पैटर्न शेयर किया है, पैटर्न की मैंने स्पेशली वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। और मैं जितने भी टॉपिक लेके आती हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ टॉपिक्स को, इन शॉर्ट लेके आती हूँ, पर मैं उसमें आप लोगों को एक आइडिया बताने की कोशिश करती हूँ नोट के थ्रू कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या अटेंड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगी और एग्ज़ाम में आप लोगों को यूएनओ की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि बाकी बातों के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में क्यों यूएनओ बना, कहाँ से आया, कौन कौन से चार्टर उस टाइम पे यूएनओ को बनाते हुए पास किए गए, साइन किए गए, उन सब का आप लोगों को अच्छे से जिक्र करना है, इंट्रोडक्शन में बताना है। तो जब भी यूएनओ की बात की जाती है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बेस हिस्ट्री बता देती हूँ। हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। 1919 में जब 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और 1920 में लीग ऑफ नेशन जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय संघ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बच्चे लीग ऑफ नेशन जिसको हिंदी में राष्ट्रीय संघ और यूएनओ जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसको राष्ट्रीय संघ या लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, यह 1920 में पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ही बनाया गया था और पूरी दुनिया में आगे युद्ध ना हो इसके लिए बनाया गया था। पर वो बहुत कमज़ोर संस्था साबित हुई और 1938 में जाके दूसरा विश्व युद्ध देखा गया। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि अमेरिका थे, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इन लोगों ने एक ऐसी संस्था की, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की भविष्य में, फ्यूचर में कमी महसूस की थी या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया के देशों के ऊपर एक लगाम रख सके, बहुत उनको शक्तिशाली बनाया जाए ताकि लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि आने वाले समय पे तीसरा विश्व युद्ध दुनिया को ना देखना पड़े और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल मंच पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटारा किया जा सके। तो इसके लिए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्रीय संघ का निर्माण की बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही शुरू हो गई थी। 1941 के आसपास ही देखने को के लिए मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड यूएनओ के बनाने की बातें चलने लगी थी। इनसे रिलेटेड चार्टर साइन किए जाने लगे थे इन मित्र राष्ट्रों द्वारा, अलायंस कंट्रीज द्वारा।
और 1945 में जाके ऑफिशियली इसको बनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्रीय संघ बोला जाता है, उसका निर्माण किया गया, पर राष्ट्रीय संघ फेल हो गए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी हानि हुई थी और अब पूरी दुनिया तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए एक ऐसे इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस की गई जिसको शक्तिशाली बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर में अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम किया जा सके। इसीलिए लीग ऑफ नेशन के बिहाफ पे ही यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, का निर्माण किया गया। और इसका निर्माण एक दिन का काम नहीं था, एक दिन का ही प्रोसेस नहीं था, लंबा प्रोसेस चला है। 1941, 1942 के आसपास इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और ये 1945 में 1945 में जाके ऑफिशियली इसको स्टैब्लिश किया गया। तो इसके जो जो से रिलेटेड चार्टर है वो आप लोगों को एग्जाम में इंट्रोडक्शन में मेंशन ज़रूर करने हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को यूएनओ बताऊंगी और आप लोग मेरे नोट से थोड़ा आइडिया ज़रूर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको कम में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आपको एग्जाम में कम लिखना है पर ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। आप लोग के एग्जाम में आप लोग की अपनी भाषा में अटेंड करना है। इस बार आप लोगों को ओपन बुक करके बोला गया कि अपनी भाषा में एग्जाम को अटेंड करना है और बेस्ट अटेंड करना है, ताकि आप लोगों का जो इस टाइम एग्जामिनेशन चेकिंग भी होगी ऑनलाइन की, वो बहुत स्ट्रिक्टली की जाएगी कि बच्चों ने बिल्कुल चीटिंग तो नहीं की है, कॉपी पेस्ट तो करने की कोशिश नहीं की है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ इन नोट्स की हेल्प लीजिएगा और जो मेन रिलेटेड टॉपिक से बातें हैं उन्हीं को अपने एग्जाम में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो यूएनओ की जब भी बात की जाती है तो यूएनओ का विचार अटलांटिक चार्टर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है अटलांटिक चार्टर 1942 1942 में आप लोग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अटलांटिक चार्टर 1942 में पहली बार यूएनओ की स्थापना की बात की गई थी इसमें। और कौन कौन से देश शामिल थे इसमें? ज़्यादातर जो बहुत सारे कंट्रीज थे, 51 कंट्रीज ने पहली बार जब इसको साइन किया गया था 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, तो 51 कंट्रीज ने इसमें साइन किए थे। पर अटलांटिक चार्टर के दौरान जब भी नाम लिया जाएगा तो 3 कंट्रीज, 3 राष्ट्रपति या जो भी नेता हैं देश के, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को इंट्रोडक्शन में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। पहला रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब यूएनओ को स्टैब्लिश किया जा रहा था। और दूसरा स्टालिन जो यूएसएसआर के नेता थे। और तीसरा चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय पे। तो यूएनओ का विचार अटलांटिक चार्टर के दौरान शुरू किया गया था 1942 में। उसके बाद 1943 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस या तेहरान सम्मेलन जिसको बोला जाता है, तेहरान सम्मेलन किया गया। और उसके बाद ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ही यूएनओ शब्द दिया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है, शब्द है, उन्होंने ही इसके लिए रखा था। उसके बाद याल्टा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है 1945 में। तेहरान के बाद सीधा याल्टा सम्मेलन आप लोग लिखेंगे। याल्टा सम्मेलन किया गया जिसमें इसके ढांचे की बात की गई, यूएनओ किस तरीके का बना जाना चाहिए, क्या क्या इसकी शक्तियां होनी चाहिए, कौन कौन से इसके ऑब्जेक्ट उद्देश्य बनाए जाने चाहिए, किस तरीके का इसको विश्व संसद पार्लियामेंट का नाम दिया जाना है, इसको किस तरीके की शक्ति इसको दी जानी है, इन सब के बारे में बात की गई। यानी इसका एक तरह से प्रारूप, समिति का ढांचा, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था इन कॉन्फ्रेंसेस में। उसके बाद सुरक्षा परिषद की इसमें बात की गई और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देशों की बात की गई। स्थायी देशों का मतलब जो परमानेंट कंट्रीज हैं 5 यहाँ पे, जिनको वीटो का अधिकार दिया गया, वीटो पावर दिया गया है, उनकी बात की गई। और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जो लास्ट सैन फ्रांसिस्को जो सिटी है वो अमेरिका में है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 में ऑफिशियली इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। और इसके स्टैब्लिशमेंट के समय पे 51 यानी 51 सदस्य थे, मेंबर थे उस समय पे। और जो प्रेजेंट में 193 हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को इसमें ऑब्जेक्ट डालना अपने एग्जाम में। ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं एग्जाम को। मैंने हमेशा से आप लोगों को बोला कि अपने आंसर में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें डालनी है, ना कि अपने आंसर को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, मैक्सिमम 20 पेज का 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो इसको मैक्सिमम आप 4 to 6 पेज में अटेंड कर सकते हैं। और उतने में आप लोगों को थोड़ा, इसको मैंने पॉइंट्स वाइज डाला है, आप लोग इस पॉइंट्स को थोड़ा सा और थोड़ा हाईलाइट कर देंगे और ज़्यादा थोड़ा डिफाइन कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे अपने एग्जाम में। ठीक है,
ऑब्जेक्ट्स डालना जरूरी है। आप लोगों को ऑब्जेक्ट बताने पड़ेंगे क्या इसके उद्देश्य रहे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को बनाते हुए। पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूएनओ को जब भी स्थापना की गई लीग ऑफ नेशन फेलियर रहा था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बनाया गया, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए रखा गया। इसका मेन पर्पज था कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, सुरक्षा बनाए रखा जाए। दूसरा, सभी राष्ट्रों के मध्य शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, यानी जितने भी दुनिया के देश है और जितने भी खासकर इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में शांति बना के रखना। उन देशों के बीच में कोशिश करना कि आपस में दोस्ताना व्यवहार बना रहे। और उसके बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इसके 193, उनके आर्थिक, इकोनॉमिकली, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करना और उनके मानवीय समस्याओं, जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके, जो भी इनके मेंबर कंट्रीज हैं, ह्यूमन से रिलेटेड मतलब जितने भी उनके चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या कोई बीमारी से रिलेटेड हो या मानवीय अधिकार की बात जब की जाती है, महिलाओं की बात की जाती है, बच्चों की बात की जाती है, विकलांगों के अधिकारों की बात की जाती है, बूढ़ों के अधिकारों की संरक्षण की बात की जाती है, तो मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, यानी यूएनओ का ये सब काम है। उसको देखना है कि जितने भी मेरे मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी देशों का आर्थिक अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट ठीक से चल रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट अच्छे से चल रहा है और वहाँ के उन सभी देशों के जो भी सिटीजन हैं उन सबका अच्छे से देखभाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, उसके लिए यूएनओ तत्पर रहता है। यूएनओ उसके लिए हमेशा अग्रसर रहता है, काम करता है। और इन सामान्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक समीकरण केंद्र का कार्य करना, मतलब बाद में यूएनओ को हमेशा देखना है, हर साल के एंड में वो देखता है कि मैंने जितने भी मेरे ऑब्जेक्टिव हैं इनको मैंने कहाँ तक फुलफिल किया, कहाँ तक मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, और जितने भी उद्देश्य मेरे रह गए उनके लिए और भी कड़े प्रयास करना। तो ये यूएनओ के ऑब्जेक्ट हैं जो आप लोग को एग्जाम में मेंशन करने हैं, अच्छे से इनको समझ लेना है पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यूएनओ के जितने अंग है, 6 अंग है इसके, यानी ऑर्गन ऑफ यूएनओ, इनको एक्सप्लेन नहीं करना ज्यादा, पर आप लोग को समझ लेना है और इसको थोड़ा एग्जाम में बताना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन से अंग का क्या काम है और कितने इसके अंग हैं। थोड़ा आपको एग्जाम में बताएंगे अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा एग्जामिनर के नजरों में कि आपको यूएनओ से रिलेटेड ये बातें आप लोगों को पता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो पहला महासभा आता है जिसको जनरल असेंबली बोला जाता है। इसमें आप लोग इतना थोड़ा बहुत ही डालिए, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो महासभा जितने भी यूएनओ के मेंबर है वो सारे महासभा के मेंबर कहलाते हैं। और महासभा को एक संसद के तौर पे विश्व संसद माना जाता है महासभा को। जैसे कि हमारे सभी देशों में अपने अपनी पार्लियामेंट होती है ना, इसी तरीके से महासभा जो जनरल असेंबली है यूएनओ की संसद कहलाती है। यूएनओ के 193 मेंबर है, वो सारे के सारे मेंबर 193 महासभा के भी मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग महासभा को थोड़ा बहुत 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जिसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी 10 टेम्पररी होते हैं और जो 5 है वीटो पावर कंट्री होती है। वीटो पावर का मतलब है कि यूएनओ में जो 5 सुरक्षा परिषद और 5 वीटो पावर कंट्री है उसमें से एक भी देश अगर किसी भी मत के फेवर में वोट नहीं डालता है तो वो पूरी तरीके से बात नहीं मानी जाती। यहाँ पे मेजोरिटी काम नहीं करती, यहाँ पे मतलब पांचों देशों का किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी इशू को लेके अगर वोटिंग की जाती है तो सबका एक तरफ होना जरूरी है। अगर एक भी देश एक बोलते हैं कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, इशू के लिए ये कानून बनना चाहिए, एक बोलता है कि नहीं होना चाहिए, तो वो वहीं पे रद्द हो जाता है। यानी पांचों की हामी जरूरी है, पांचों का यस होना जरूरी है उसके लिए। तो ये 5 वीटो देश होते हैं इसमें। और कौन कौन से वीटो देश हैं उनका भी नाम आप लोगों को डालना है यहाँ पे, ठीक है। और कौन कौन से वीटो पावर कंट्री मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। पहला अमेरिका का नाम आएगा, ठीक है। दूसरा, पहले यूएसएसआर थी, अब यूएसएसआर की जगह रशिया उसका प्रतिनिधि है, रशिया का नाम लिया जाता है। तो यूएसए, रशिया, उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। तो ये 5 इसके वीटो पावर कंट्रीज हैं जो एक साथ फेवर में जिनका वोट डालना बहुत जरूरी होता है। अगर एक भी अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है किसी भी इशू को, मुद्दे को लेके, तो वो वहीं पे कैंसिल
हो जाता है, ठीक है। और एक बात और आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही भारत को 2 दिन पहले ही अस्थायी सदस्य के लिए 8वीं बार चुना गया है। यानी इसके जो 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं उसमें से एक भारत को भी चुना गया है। 193 में से 184 मत भारत के फेवर में आए थे। तो यहाँ पे आप लोग इसको करंट अफेयर है एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर को और ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए। और यूएनओ का क्वेश्चन हर साल जरूर पूछा जाता है। थर्ड है सोशल इकोनॉमिक काउंसिल यानी सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद का क्या काम होता है कि जितने भी मेरे यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं, 193 देश जो इसके सदस्य हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति का काम देखना। और खासकर WHO है, WTO है, यानी व्यापार, इन सब देशों का व्यापार ठीक से चल रहा है, हेल्थ का इश्यू ठीक से चल रहा है। अभी कोरोना वायरस का जो है, कोरोना वायरस के लिए इसके तोड़ के लिए जो मेडिसिन बनाए जा रहे हैं WHO का काम है और WHO देखता है। तो ये सब किसके संगठन है? सामाजिक आर्थिक परिषद के संगठन है। यूनेस्को है, ये सारे के सारे इन्हीं के छोटे छोटे संगठन है। इस अंग के बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, छोटे छोटे और भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। तो जो अलग अलग तरीके से इन सभी कंट्रीज के ऊपर देखती है कि प्रॉपर तरीके से इनका सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है। न्याय परिषद जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है, अब इसको रद्द करने की बात की जा रही है। न्याय से जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जब यूएनओ बनाया गया था 1945 में, तो इसको इसलिए रखा गया था, इसका काम ये था देखना कि उस समय पे ज्यादातर देशों को बोल दिया गया था कि अपनी अपनी कॉलोनी जो भी है, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस के पास, उसको रिलीज कर दिया जाए। और वो पिछड़े हुए, जो बहुत पिछड़े हुए देश थे, उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर रखा जाता था और वहां पे डेमोक्रेटिक बना के, उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बना के उन कंट्रीज को रिलीज किया जाता था। वर्तमान में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो न्याय परिषद को खत्म करने की बात की जा रही है। परंतु अभी हाल फिलहाल में ये यूएनओ का मेंबर है, यूएनओ का अंग कहलाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट आप लोगों को पता है अच्छे से, 15 इसके न्यायाधीश होते हैं और जो 9 सालों के लिए बनाए जाते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट का जो भी जितने भी ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनके जो इश्यूज होते हैं आपस में, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में आते हैं ये। पर ये इनकी डिसीजन को मानने के लिए बिल्कुल मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। अगर कोई कंट्री इनके डिसीजन को नहीं मानती तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है। सेक्रेटरीट सचिवालय जिसको कहा जाता है, जहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है, कागजी कार्रवाई किए जाते हैं, इनके जितने भी लेखा जोखा होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ के सेक्रेटरीट सचिवालय में काम किए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा 2 लाइनों में इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, मेंशन कर देंगे एग्जामिनर के लिए। तो आपके लिए अच्छा है कि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यूएनओ के जितने भी ऑर्गन्स है, अंग है, 6 के 6, आप लोगों को उनके बारे में पता है। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, 2 लाइनों में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूएनओ के लिए कि ये किस तरीके से शक्तिशाली होते हुए भी कमजोर है, यानी स्ट्रेंथफुल होते हुए भी वीक है, उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद भी इसकी रिलेवेंस क्या है उसको आप लोग को अच्छे से बताना है, ठीक है। तो इसकी उपलब्धि यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या है वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। मैंने पॉइंट वाइज बनाया है जिसको आप लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, ठीक है। पहला जो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया और आप लोगों को उपलब्धि में भी, अचीवमेंट में भी, इसकी स्ट्रेंथनेस में भी, पावर में भी डालनी है। इसको कुछ भी बोला जा सकता है, पावर बोल लो यूएनओ की, स्ट्रेंथ बोल लो, शक्तिशाली बोल लो, शक्तियां बोल लो, उपलब्धियां बोल लो, अचीवमेंट बोल लो, तो किसी भी तरीके से आप इसका शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, ठीक है। दूसरा परमाणु अप्रसार के संदर्भ में, यानी यूएनओ का दूसरा काम क्या है देखना कि जितने भी सीटीबीटी पे साइन देश है या जिन्होंने सीटीबीटी साइन नहीं भी किया है, इनकी एक एजेंसी है IAEA, जिसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहा जाता है, जिनका एक काम देखना है कि पूरे जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ये कौन कौन से इलीगल तरीके से परमाणु कौन कौन से देश बना रहे हैं, कौन से लीगल तरीके से बना रहे हैं, इस पे रोक लगाना या इनको कम करना। तो ये इस एजेंसी का, यूएनओ का काम होता है, यूएनओ की इस एजेंसी का। और खासकर इराक ने सीटीबीटी साइन करने के बाद भी परमाणु बनाया था, तो ये बहुत बड़ा रीजन था इराक के ऊपर अमेरिका का हमला किया जाना, ठीक है। तो ये यूएनओ का ही काम होता है ये सब देखना कि कौन सी कंट्री किस ट्रीटी के खिलाफ जा रही है, किस ट्रीटी को कितना फॉलो कर रही है, परमाणु को बनाया जा रहा है या उसको कम किया जा रहा है, खत्म किया जाना, ये सब यूएनओ का ही काम है वर्तमान में।
थर्ड आप लोग अटेंड कर सकते हैं विश्व में उपनिवेश और साम्राज्यवाद, यानी आप जो कॉलोनी का कॉन्सेप्ट था कि ब्रिटेन की इतनी सारी कॉलोनी थी, फ्रांस पहले कॉलोनी बनाते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन ही यही था कि वो अपनी सब दूसरे देशों के ऊपर अपना आधिपत्य रखना, दूसरे देशों को अपने अंडर करना चाहते थे, और ब्रिटेन की सबसे ज्यादा कॉलोनी थी। तो यूएनओ का काम यह है, खासकर इसका ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है, कि कोई भी कंट्री दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य न लगाए। इकोनॉमिकली जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ व्यापार तो कर सकता है, पर पॉलिटिकली कोई किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, तो सभी देश इंडिपेंडेंट रहे, अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सके इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली। ये यूएनओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यूएनओ का दायित्व बनता है ये देखना। ठीक है, उसके बाद यूएनओ द्वारा यह देखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको सतत विकास कहा जाता है। यूएनओ के देशों ने आपस में साइन किया था 2015 में, जो इन्होंने 17 गोल रखे थे इसके अंदर, यानी 17 लक्ष्य रखे थे। एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से लक्ष्य थे। इनके 17 लक्ष्य थे, जिसमें से जिन्होंने इन देशों जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में साइन किया था इस ट्रीटी को, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास का मतलब होता है जो हमेशा चलने वाला विकास होता है, कभी भी खत्म ना हो। इन विकास के ऊपर जरूर ध्यान दिया जाना और इन समस्याओं का पूरे जड़ से निपटारा किया जाना। जैसे कि गरीबी का, जितने भी देश हैं अपने देश में गरीबी को निपटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार लेके आएंगे। भूखमरी की समस्या का निदान करना, निरक्षरता का समस्या का निदान करना, पर्यावरण की समस्या इसमें थी, महिलाओं के उत्थान की समस्या थी इसमें। तो इसमें इस तरीके से 17 गोल रखे गए हैं जो 2015 में साइन किया गया था, और इसको पूरा करने का, अचीवमेंट करने का, इसका टारगेट कंप्लीट करने का 2030 तक रखा गया। 2030 तक ये जो 17 गोल्स हैं इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसको अचीव कर लेना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है यूएनओ द्वारा दुनिया भर के देशों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाया जाना। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मानव अधिकार यानी मानव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस तरह बहुत कम सोचा गया और इतने सारे परमाणु का आविष्कार किया गया, इतने बड़े पैमाने पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया गया, उसमें इतने सारे हथियार, रसायन बनाए गए। और अभी आप लोगों को हाल फिलहाल में आप लोग कोरोना वायरस का देखते हैं, जिसको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली चाइना को ब्लेम किया जाता है कि ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एक वायरस था जो चाइना ने बनाया और पूरी दुनिया में इसको फैलाया है अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। तो इन सब को देखना यूएनओ का काम बनता है। यूएनओ के WHO इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सब चीजें ना हो पाए इस दुनिया में, देश में। इसके लिए रोकथाम करना या एक्शन लिया जाना ये यूएनओ का काम है। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स को आप अपने एग्जाम में शामिल कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि में या अचीवमेंट में आप लोग डाल सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा, जो मैंने बताया और हाल फिलहाल में बहुत करंट इश्यू बना हुआ है, तो ये तो आप लोगों को जरूर डालना है। यूएनओ और 1992 में जो रियो कॉन्फ्रेंस किया गया था पर्यावरण से रिलेटेड, जिसमें यूएनओ का सबसे बड़ा रोल था। और सतत विकास जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इसमें पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। जो 17 गोल है उसमें एक 17 पर्यावरण की बात भी है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े प्रयास करना, कड़े कदम उठाना यूएनओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इन तरीके से ये जो मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट्स बताए हैं, इसकी अचीवमेंट स्ट्रेंथ को प्रकट करते हैं, बताते हैं। इसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो वीकनेस रही है, यूएनओ की कमियां रही हैं, उसको भी देख लीजिए। मैं इसको 5 पॉइंट में लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, जिसे आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉइंट बना के। पहला, यूएनओ दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने का एक उपकरण बन गया। मतलब एक जितने भी यूएनओ में वीटो पावर्स कंट्रीज हैं, एक इनके इनके हाथों की कठपुतली बन के रह गई है। मतलब कभी भी कोई भी इशू आता है जिसके ऊपर सीरियसली इनको एक्शन लिया जाना है, पर वहां पे हमेशा तनातनी का माहौल देखा जाता है। सिर्फ ये जो वीटो पावर से शक्तिशाली कंट्रीज हैं, इनके हाथों का खेल बन के रह गई है, तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी साबित होती है। दूसरा, आप लोग
लोग बता सकते हैं यूएनओ अपने वित्तीय योगदान के लिए, यानी अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, ये इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसके ऊपर, शक्तिशाली पावरफुल कंट्रीज के ऊपर, अमेरिका के फंड के लिए अमेरिका के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, जापान के ऊपर, चाइना के ऊपर। अभी आप लोग हाल फिलहाल में सुन रहे होंगे कि WHO जो सामाजिक आर्थिक काउंसिल का एक अंग है, एक पार्ट है कि चाइना का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो ये किस तरीके से इफेक्टेड करती है इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ये शक्तिशाली देश फंड से, कि ये बड़ा फंड इन्हीं शक्तिशाली महाशक्तियों से ही यूएनओ जैसे और बड़े बड़े संगठन को मिलता है। इसकी वजह से इन्हें कई बार कुछ मुद्दों के लिए चुप्पी साधनी पड़ जाती है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते, इनके खिलाफ नहीं जा पाते। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, इराक पे हमला किया, अपनी मनमानी दिखाई, पर अमेरिका के खिलाफ यूएनओ नहीं जा पाया। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है, बहुत बड़ा रीजन है जो इसकी वीकनेस को दिखाता है। ठीक है, यूएनओ की वित्तीय स्थिति, इसी को दूसरा पॉइंट बना के आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूएनओ की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, यानी फाइनेंशियली कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, और यूएनओ को अपने कार्यों के लिए, अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए, और इन पैसों के लिए इनको हमेशा इन कंट्रीज के जो शक्तिशाली पावरफुल कंट्रीज है इसकी तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है इन देशों के ऊपर। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना 2003 में इराक के ऊपर आक्रमण किया। ये एग्जांपल आप लोग जरूर लिखेंगे, इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। तो और अभी चाइना का जो करंट में चल रहा है कि चाइना अपनी मनमानी किए जा रहा है, अमेरिका ने भी इस तरीके से अपनी मनमानी की, और यूएनओ को चुप रह के देखना पड़ता है, चुप बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि यूएनओ अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी सारी शक्तियां तो मिल गई, पर इन शक्तियों को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन शक्तियों को लागू करने के लिए उसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, और जो भी मिलता है वो उसके नीचे दबा हुआ है, उन देशों के नीचे, उन देशों के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, और पांचवा निशस्त्रीकरण, जिसको डिसआर्मामेंट कहा जाता है, और पर्यावरण, इसके लिए यूएनओ बहुत काम कर रहा है। उसके बाद भी चोरी चुपके बहुत सारे देश हथियार बनाए जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया बना रहा है, चाइना बना रहा है। तो इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, रोक नहीं है। पर्यावरण के खिलाफ ये कंट्रीज काम कर रही हैं, ऐसे ऐसे वायरस बना रहे हैं, ऐसे ऐसे परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं जिसके ऊपर यूएनओ का कोई रोक नहीं है। तो ये इसकी वीकनेस को दिखाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को करंट के साथ आप रिलेवेंट करते हुए, जोड़ते हुए आप लोगों को अपने एग्जाम में अटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद इन वीकनेस के बाद भी इसकी प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि यूएनओ के अंदर इतनी वीकनेस है तो इसको हटा दिया जाए, नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक इतने बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ही है, जिसमें इतने बड़ी संख्या में इतने देश शामिल, 193 देश हैं, और उन्होंने पूरे दुनिया को संभाला हुआ है। यूएनओ ने अभी तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया, और इसके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिन से दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करना तो इसका काम है ही, इसके अलावा भी आतंकवाद से, वैश्विक आतंकवाद से निपटारा करना, साइबर क्राइम, नशीली वस्तुएं यानी नशे की, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि नशीली दवाइयां का जो हमारे यंगस्टर के अंदर बहुत ज्यादा ये चलन चला हुआ है, इनकी रोकथाम के लिए यूएनओ बहुत बड़े कड़े प्रयास उठा रही है, और सबके सब देश बढ़ चढ़ के इसके लिए पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये इन सभी समस्याओं से सभी के सभी देश ग्रस्त है। तो सभी देश चाहते हैं कि इन समस्याओं से निपटारा किया जाए, एड्स, मलेरिया, इनकी दवाइयां बनाया जाए ना, तो सभी एकजुट होके आते हैं यूएनओ में। अभी जैसे कोरोना का महामारी का चल रहा है, तो एकजुट हुए हैं सब देश यूएनओ के जितने भी हैं, और सभी एक साथ कंधे से कंधा मिला के एक साथ लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। तो यूएनओ बहुत बड़ा मंच है, एक पॉजिटिव मंच है, जो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ठीक है, यूएन एक ऐसा मंच है जहां विश्व के राज्य एक साथ इकट्ठे होने का अवसर मिलता है। ये मैंने अभी बताया कि एक साथ इकट्ठे होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं सारे देश, तो एक मंच पे आके सभी के सभी इन प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई निदान के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यूएनओ खासकर विकासशील देशों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए अग्रसर रहता है। तो विकासशील देशों के लिए बहुत पॉजिटिव है यूएनओ का मेंबर बने रहना। और अभी जब भारत अस्थायी मेंबर बना है सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का, ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो
भारत की अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम है ये भारत को जो मिला है। ठीक है, दुनिया के ज्यादातर देशों में मानव अधिकार, अभी मैंने बताया मानव अधिकारों की बहुत समस्या, मानव की बहुत समस्या है। देशों के आपस में तो जो इश्यूज चल ही रहे हैं, पर देशों के अंदर भी बहुत सारे अत्याचार मानव के साथ, अपने ही देश की जनता के साथ किए जा रहे हैं। उन समस्याओं के साथ निपटारे के लिए, वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए, विकलांगों के जो है फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनकी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और जो आपस में जो कास्ट को लेके, जातियों को लेके, यहूदी, इजरायली और जो ईसाई, ये हिंदू मुसलमान, इनकी जो आपस में तनातनी है, इन सब के लिए यूएनओ एक पॉजिटिव रुख है, पॉजिटिव मंच है, जो इनके निपटारे के लिए हमेशा अग्रसर रहती है, कोई ना कोई काम करती ही रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी शक्तिशाली होने के बाद बहुत वीकनेस है यूएनओ में, पर इन वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। उसके बाद भी इसकी बहुत सारी प्रासंगिकता, रिलेवेंस है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। और यूएनओ का बने रहना और इसको स्ट्रेंथफुल बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन देशों की, और बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप लोग इसके कंक्लूजन को अटेंड कर सकते हैं, निष्कर्ष को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, निष्कर्ष में लिख सकते हैं इन सब बातों को। ठीक है, तो यूएनओ को इस तरीके से आप लोग अटेंड करें, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी चीज़ों को मैंने जैसे इंट्रोडक्शन बताया, इसके जो अंग बताएं, उसको थोड़े में 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कोशिश करें कि प्लीज़ अपने सेल्फ नोट्स तैयार करें, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छे से जो खुद की भाषा में, अपनी भाषा में अच्छे से एग्जाम अटेंड करना आ पाए, अच्छे से एग्जाम अटेंड करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यूटी में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पॉज कर करके इसको समझें, 2-3 बार इसको रिपीट करके देखें, ताकि ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो पाए, टिप्स पे रहें और अच्छे से आप लोग एग्जाम में इसको अटेंड कर पाएँ। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, बाकी बच्चों के साथ इसको शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिस पे मैम को जल्दी जल्दी वीडियो रिलीज करनी चाहिए, बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में उन टॉपिक्स को भी डालें। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यूटी में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ, आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को वीडियो सारे टॉपिक पे दे दूँ, ताकि आप लोग रिविजन कर पाए, एक आइडिया ले पाए और अच्छे से अपना एग्जाम अटेंड कर पाए। थैंक यू।